गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है इस कार्यशाला में। और अब हम बात कर रहे हैं वो जो हम रोज करते हैं, हमेशा करते हैं, सुबह से कर रहे हैं, पर फिर भी हमें उस हुनर को, उस स्किल को सीखने की आवश्यकता हमेशा रहती है। और जब संस्थाओं की बात आती है तो वो हुनर फिर भी जहाँ तक संस्थाओं की बात आती है, उस हुनर, उस स्किल की आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसको हम कहते हैं संवाद या कम्युनिकेशन। और हमारे साथ इस विषय पर बात, उसके कई आयाम हैं। कम्युनिकेशन, संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संवाद, नेटवर्किंग, किस तरह से हम समाज में दूसरों के साथ संपर्क स्थापित करें, पब्लिक रिलेशन, मीडिया, सोशल मीडिया, कई तरह की कम्युनिकेशन होती है, कई तरह की संपर्क स्थापन की आवश्यकताएं होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और इस सब पर मुद्दे पर बात करने के हमारे बीच में वो हस्ती हैं जिनका नाम देश में ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। जब जॉर्ज इब्राहिम को का परिचय देने की बात आती है तो मेरे को बड़ी समस्या होती है कि इनको क्या कह के कहें, क्योंकि एक तो इनको किसी परिचय का ये मोहताज नहीं है। पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों का समाज है, दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है, लोग हैं, सब जानते हैं इनको क्रिकेट की वजह से और कई और कारणों से भी जो इनके प्रोजेक्ट्स रहे हैं। पर जॉर्ज के बारे में एक ऑफ कोर्स, जॉर्ज को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ। हम सेंट स्टीफेंस कॉलेज में एक साथ थे, वो एक साथ सीनियर थे मुझसे। तब से हमारा संपर्क है। और एक जब इन्होंने बीच में रिप्लेयर सेक्टर में ये काम करना शुरू करना चाहते थे, तब भी हमारी काफी मुलाकात होती थी। और एक बात मैं जॉर्ज के बारे में कहना चाहूंगा कि जॉर्ज वो करने में बिलीव करते हैं जो कोई नहीं करता है। जब मैंने इनसे पूछा कि ये स्पोर्ट्स में क्यों करना चाहते हैं, जब इस सेक्टर में आना चाहे, तो नहीं, यही कहा कि कोई संस्था इसमें काम नहीं कर रही। और उसके बाद भी इन्होंने काफी कुछ ऐसा किया जो कई और संस्थाओं ने नहीं किया था। स्कोर फाउंडेशन के सीईओ हैं, हाईवे प्रोजेक्ट चलाते हैं, रोशनी का कारवा इनका काफी महत्वपूर्ण रेडियो प्रोग्राम है। नजरिया के बारे में आप सबने सुना होगा। और इनकी किताबें भी हैं। और काफी कंट्रीब्यूशन, जैसे कहा, इनका परिचय देना बड़ा मुश्किल है कि अपने आप में एक परिचय है। जॉर्ज इब्राहिम नाम ही हम हजारों के मन में मुस्कान ला देता है, कई सैकड़ों लोगों को इंस्पायर करता है, कई लोगों को पैशन करता है, हजारों लोगों को मोटिवेट करता है ये नाम। तो हम आभारी हैं जॉर्ज जी के कि वो हमारे बीच में है आज, और हमें 1 घंटे तक हमारे एफिलिएट से हमको ट्रेन करेंगे, बताएंगे किस तरह से कम्युनिकेशन की जाती है। वो यही करते रहे हैं। इस सेक्टर में आने से पहले भी वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करते थे, तो ये उनका फोटे है, ये उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और हम सबसे लाभान्वित होंगे। आपके जो भी प्रश्न हम लेंगे, जॉर्ज अभी 3:25 राइट नाउ, मे बी यू कुड गो अप टू अराउंड 4, 5, 40 मिनट्स, और उसके बाद 10-15 मिनट हम क्वेश्चन ले सकते हैं। थैंक यू जॉर्ज, प्लीज, फ्लोर इज योर्स। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आमंत्रित किया इस सभा में, और यू आर वेरी काइंड विथ योर इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से शुरू में ही कहना चाहूँगा, प्रारंभ में ही कहना चाहूँगा कि मेरा पहला जो भाषा है वो हिंदी नहीं है, पर मैं प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का ही इस्तेमाल करूँ आज, और प्रभावशाली तरीके से जो मैं कहना चाहूँगा वो आपके सामने रख पाऊँगा। और मैं चाहूँगा कि मैं करीब आधा घंटे आपसे बात करूँ, और फिर आप सवाल पूछ सकते हैं, और उस सवाल के माध्यम से हम आगे इस डिस्कशन को ले जा सकते हैं। क्योंकि एक तरफा बोलना, अक्सर मेरा मानना है कि 10% लोग सुन जाते हैं और बाकी 90% हवा में उड़ जाता है। तो जब लोग सवाल पूछते हैं तब फोकस जवाब आता है, और ज़्यादा लोगों के लिए ये लाभदायक होता है। तो जैसे अनिल ने कहा, मेरा जो बचपन से ही बोलने का आदत है। मैं स्कूल में था तो एलोक्यूशन, डिबेट, एसे राइटिंग वगैरह में भी भाग लेता था, और काफ़ी बार हमें उसके लिए पुरस्कार भी मिला है। और
कॉलेज में हालांकि मैंने गणित पढ़ा था, और लोग कहते हैं कि गणित और संवाद में क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। पर मेरा विचार है कि गणित और संवाद में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि एक तो गणित आपको सिखाता है कि आप प्रिसाइज रहे, मतलब आप बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट पे आ जाए। अगर गणित में इधर उधर जाते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो एक तो प्रिसिशन सिखाता है, जो आप बिल्कुल निशाने पे अपना 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 वक्तव्य रखें। दूसरे और संक्षिप्त में रखें। दूसरी बात लॉजिक का होता है, जो एक हर चीज के लिए कारण होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाते हैं। एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है, यानी कि एक स्पष्टता होता है आपके सोच में, और ये गणित के माध्यम से होता है। और फिर एनालिसिस भी एक जो भी विषय हो, विषय के ऊपर काफी सामग्री आपको मिल जाता है, पढ़ने के लिए मिल जाता है, किताबों में मिल जाता है, ये क्या कहते हैं, लोगों से मिल जाता है, टेलीविजन से मिल जाता है, इंटरनेट से मिल जाता है। पर उस सारे सामग्री को पढ़ के एनालाइज करके जो जरूरी है और जो विषय संबंधित अनुकूल है, उन्हीं को चुनना एक कला है। और एक वो भी मेरे ख्याल से गणित से आपको मिल जाता है, एनालिसिस। तो जब भी लोग पूछते हैं हमसे कि आपने गणित किया और ये कम्युनिकेशन से क्या संबंध है, तो मेरा हमेशा कहना है कि बहुत ही गहरा संबंध है। और 5 साल मैंने गणित किया, और उसके बाद एडवर्टाइजिंग में काम किया, और फिर हमने दृष्टिबाधित लोगों के साथ काम करना शुरू किया लगभग सन 88 से 1988। तो मैं अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आपको जो कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग, मीडिया और सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है, कंट्रीब्यूशन है और ज़रूरत है, उसके बारे में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो शुरू में जैसे अनिल ने कहा, मैं क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड प्रोजेक्ट किया था। तो देहरादून में जब मैं 1988-89 विजिट किया था, बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। मैं खुद क्रिकेट का जुनून था, पागल था क्रिकेट के पीछे। मैं बचपन में एक फास्ट बॉलर बनना चाहता था। तो मैंने सोचा कि ये क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड जो है, हमें प्रमोट करना है। तो जब आप एक प्रोजेक्ट प्रमोट करते हैं, तो जाहिर है कि आप बस आज मुझे शुरू करना है तो शुरू नहीं होता है। आपको सपोर्ट गैदर करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, और फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो लॉजिस्टिक्स है उसकी जरूरत होती है, यानी कि कहाँ खेला जाएगा, और खेलने के लिए जो टूल्स हैं जैसे कि बैट बॉल विकेट्स वगैरह है, ये कहाँ से मिलेगा। तो कम्युनिकेशन का एक जरूरी हिस्सा है जानकारी प्राप्त करना, इकट्ठा करना, गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन हो जिसके बेसिस पे आप इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाएंगे। जब भी कोई प्रोजेक्ट करते हैं, पहली बार आप देखते हैं कि क्या और भी लोग इसको कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहा है, कितने लोग इससे प्रभावित है, ये सब आप जानकारी लेते हैं। मान लो कि आप कहीं लाइवलीहुड्स का प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि क्या लाइवलीहुड सिर्फ गाय को दृष्टिबाधित लोगों को देना है, या और भी अवसर है जो, या उनको क्या कहते हैं, कृषि में इन्वॉल्व करे। बस वही एक ही है। अगर कृषि में इन्वॉल्व करना है तो भारत में और कहाँ है जहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट हो रहा है, वो कैसे कर रहा है। तो पहला कदम हमेशा ये जानकारी प्राप्त करना है। तो मैंने भी जानकारी क्रिकेट के बारे में प्राप्त करना शुरू किया। आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, पता किया कि कहाँ कहाँ ये खेल होता है, इसका इतिहास क्या है, और इसका जो खेल कैसे शुरू हुआ, ये सब जानकारी मैंने प्राप्त किया। इसके बाद
हमें ये पता करना था कि हमारे देश में कितने जगहों से एक अगर हम राष्ट्रीय लेवल पर टूर्नामेंट करते हैं तो कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। और तो इसके लिए मुझे एक चिट्ठी लिखना था। तो जब चिट्ठी लिखने का सवाल मेरे सामने आया तो मुझे ये भी मैं ये भी जरूरी समझा कि अगर मैं किसी को चिट्ठी लिखता हूं तो क्या वो मुझे जवाब देंगे, क्या वो मेरा चिट्ठी पढ़ेंगे, क्या मेरे चिट्ठी से वो प्रभावित होंगे। तो ये सब सोचते हुए मैंने देखा कि जब बच्चों में, ब्लाइंड बच्चों में जब मैं देश के अलग अलग जगहों पर गए संचार किया तो मुझे पता चला कि क्रिकेट जो एक ऐसा खेल था जो ब्लाइंड और नॉन ब्लाइंड लोग सभी इसको पसंद करते थे। तो मैंने कहा कि हमें क्रिकेट के संबंध में ही शुरुआत करना है चिट्ठी में। तो पहली बात मैंने ये किया कि मैं सुनील गावस्कर को चिट्ठी लिखा और कपिल देव को चिट्ठी लिखा और मैंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड है, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत कैसे ब्लाइंड लोग क्रिकेट खेलते हैं इसके बारे में लिखा। और मैंने कहा कि ये सैकड़ों की संख्या में भारत में ऐसे बच्चे हैं ब्लाइंड है वो क्रिकेट खेलते हैं, उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपसे मिलके कुछ सलाह मशवरा करना है। तो दोनों हमें टाइम दिया। तो उन्होंने उनसे जाके मिला मैं और उन्होंने कहा कि देखिए जॉर्ज, हम तो जरूर आपको मदद करना चाहेंगे पर हमारे पास वक्त नहीं है कि हम आपके लिए इधर उधर भागे और आपका काम करें। हम ऐसा कर सकते हैं कि आप हमारा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, वी कैन बी योर पेट्रन्स, हम आपका पेट्रन्स बन सकते हैं और आपका चिट्ठी में आप लिख सकते हैं कि सुनील गावस्कर आपका पेट्रन है इस टूर्नामेंट का और कपिल देव इसका पेट्रन है, दोनों ने यही कहा। तो जब हमने लोगों को चिट्ठी लिखा तो मैंने शुरू में कहा कि हम एक राष्ट्रीय लेवल पर पहला नेशनल टूर्नामेंट करना चाहेंगे। और दूसरी बात मैंने लिखा कि इस टूर्नामेंट का जो पेट्रन्स है वो सुनील गावस्कर और कपिल देव होंगे। और 1989-90 के समय में कपिल देव और गावस्कर जो थे भारत के सबसे बड़े खिलाड़ियों में थे। उस वक्त ये तेंदुलकर और अजहरुद्दीन वगैरह उतना नाम नहीं था उनका। तो मैंने करीब 100 लोगों को लिखा भारत में अलग अलग जगहों पे और आप मानेंगे नहीं, करीब 70% लोग हमें वापस लिखा और काफी उत्सुक थे, काफी उत्साह उनके चिट्ठियों में था। ब्लाइंड स्कूल्स और जो ब्लाइंड संस्थाएं थे अलग अलग, जैसे कि बीपीए हो अहमदाबाद में या एनएबी बॉम्बे में हो या श्री रमन महर्षि एकेडमी जो बेंगलोर में है या कलकत्ता से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, कई जगहों से हमें चिट्ठियां आ गई और कहा कि यह बहुत ही बेहतरीन कदम है और हम इसमें शामिल होना चाहेंगे। और मैंने ये भी लिखा उसमें कि ये क्रिकेट टूर्नामेंट करने का 4 वजह है। ये सब जानकारी प्राप्त करने के वजह से मुझे ये लिख पाया मैं इसमें। मैंने लिखा कि पहली बात तो ब्लाइंड बच्चे इस खेल से बहुत मजा उठाते हैं और वो आवाज के माध्यम से इसको खेल पा रहे हैं। दूसरी बात मैंने लिखा कि ये क्रिकेट के माध्यम से जिंदगी के बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं बच्चे और काफी क्षमताएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि अनुशासन हो, जैसे कि फिजिकल फिटनेस हो, जैसे कि लीडरशिप स्किल्स हो, वगैरह वगैरह। और तीसरी बात ये था कि मैंने लिखा कि ये जो हमारे देश क्रिकेट का एक पागल जुनून जैसा है और मीडिया इसको कवर करेगी, ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका हुआ हमें कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उनका जो व्यक्तित्व और उनका जो पोटेंशियल और उनका जो पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में समाज के सामने रखने का एक बहुत ही बेहतरीन वाहन होगा मीडिया व्हीकल। और चौथी बात मैंने ये भी लिखा कि ये हो सकता है कि ये विश्व स्तर तक ये खेल को लिया जा सकता है, जिससे हमारे ब्लाइंड बच्चे जो है बड़े अच्छे खिलाड़ी बन के ये अलग अलग दुनिया के अलग अलग जगहों पर जाके क्रिकेट को खेल पाएंगे। तो इतना सारा लिखने के बाद लोगों को महसूस हुआ कि हाँ यार, ये तो एक बहुत ही बड़ा आइडिया है और हमें इसमें शामिल होना है या हमें इसके साथ जाना है। तो जो जवाब आए हमारे पास, हम बहुत खुश हो गए। तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं
तो हमें लोगों का ध्यान आकर्षित करना बहुत जरूरी है और उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि जो हम कर रहे हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से लोगों को काफी फायदा होगा। तो ये हमें अपने कम्युनिकेशन में डालना बहुत जरूरी है। अगर लोग रिस्पॉन्ड करें तो इसके बाद तो अलग अलग संस्थाएं ने कहा कि हम आएंगे, हम आना चाहेंगे, पर हमारे पास अभी टीम नहीं है। करीब 25 टीम पक्का कंफर्म किया। बाकी सब तो कहा कि ये बहुत ही बढ़िया है और आगे जब आप करेंगे ऐसे हम भी उसमें शामिल होंगे। दूसरा मेरे पास चैलेंज ये हुआ कि ठीक है 25 टीम्स आने वाले हैं, दिल्ली में आने वाले हैं, देश के अलग अलग जगहों पर से आने वाले हैं, तो खर्चा होगा। तो ये फंड्स हमें कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए हमें दोबारा कम्युनिकेशन करना शुरू हुआ। तो उस जमाने में जब ये प्रोजेक्ट में पहली बार जब दृष्टिबाधित लोगों के साथ काम करने के लिए फैसला किया था, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का जो जॉइंट सेक्रेटरी था, एक मेनन साहब था, उन्होंने मुझे कुछ नाम दिए और कहा कि इन लोगों से जाके मिलो और इनका भी आप इनसे पता करो कि इस क्षेत्र में क्या काम करना है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह। और उन नामों में एक था विक्रम दत्त साहब, जो मेरे ख्याल से मेरे बाद आपसे बात करेंगे। और विक्रम दत्त साहब के सामने बात करना मुझे थोड़ा नर्वस करता है क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे उनके सामने बात करना थोड़ा डर लगता है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशंस हो, मीडिया रिलेशंस हो, उनसे ज्यादा बेहतर कोई जानता नहीं है। और वो मैं कई लेवल्स पे मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ, क्योंकि कई दफा जब मुझे कुछ चैलेंजेस हुआ है तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ, उनसे कंसल्ट करता हूँ। और वो जो सन 1989 में मैं उनसे पहली बार मिला था, ये बाल भवन के बगल में एक बिल्डिंग है, IPH नाम का बिल्डिंग है, वहां पर उनका ऑफिस हुआ करता था। वो मीडिया एडवाइजर थे मिनिस्ट्री के। तो हम उनसे जाके मिले और मैं लगातार उनसे मिलता गया, क्योंकि जब भी मेरा कुछ प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट होता था मैं उनसे जाके शेयर करता था और मेरे आइडियाज उनको बताता था और वो मुझे एडवाइस देते थे। तो जब फंड्स हमें रेज करना था तो उन्होंने कहा कि आप 2-3 नाम उन्होंने मुझे दिए और मैं उनसे जाके मिला। तो ये जो फंड्स की बात आता है, जब पहली बार आप किसी के सामने जाते हैं फंड्स रेज करने के लिए, तो पहली बार जब जाते हैं और आपके पास कोई ट्रैक, जैसे उस वक्त मेरे कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, मेरा कोई पहचान नहीं था, मैं सिर्फ पहली बार ये था और मेरा कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव नहीं था। मेरे पास बस यही था कि मैं पढ़ा लिखा था, मैं बोलना जानता था। और मुझे ये पता चला कि अक्सर जब आप लोगों के सामने जाते हैं वो केवल आपको 30 सेकंड देते हैं डिसाइड करने में कि क्या आपके बात सुनना है या आपको टाल देना है। और अगर उस 30 सेकंड में आप उनका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे तो फिर खेल आपके हाथ से निकल गया। तो ये मैंने उस वक्त सीखा। और एडवर्टाइजिंग से भी मैंने सीखा था कि अगर आप शुरू में जो बोलेंगे या दिखाएंगे वो लोगों के ध्यान को आकर्षित नहीं करता है तो फिर आपका जो भी खर्चा आप करते हैं, जो भी आप बात करते हैं वो व्यर्थ हो जाता है। तो मैं उस दौरान बॉम्बे गया और सुनील गावस्कर के ऑफिस में बैठ के उन्होंने मुझे जगह दिया 15 दिन 20 दिन वहां पर। उन्होंने कहा जितना टाइम आपको लगता है आप हमारे ऑफिस को इस्तेमाल करिए और आप जो भी करना चाहते हैं। तो हम उस वक्त अलग अलग कंपनी से जाके मिलते थे और उसी दौरान 2-3 न्यूज़पेपर्स थे, उनमें भी हमने अपना जो प्लान था उसको बताया कि मैं दृष्टिबाधित लोगों के लिए क्रिकेट का प्रचार करना चाहता हूँ, विकास करना चाहता हूँ और इसको प्रमोट करना चाहता हूँ। तो बॉम्बे में मिड डे और टाइम्स ऑफ इंडिया के जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपका एक इंटरव्यू लिखेंगे। और ये अभी यहाँ पर आपको नेटवर्किंग का भी एक उदाहरण मिलेगा
क्योंकि ये जो जब मैंने डायरेक्टली न्यूज़पेपर्स को कांटेक्ट करना चाहा तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने सुनील गावस्कर जिनके साथ पहले भी मेरा मुलाकात हुआ था, तो उनके ऑफिस का उनका जो पार्टनर था मिस्टर सुमेध शाह, तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे साथ कई न्यूज़पेपर्स और मीडिया हाउसेस काम करते हैं, तो हम एक दो से आपका परिचय कर देंगे। तो यहाँ पर शुरू हुआ मेरा नेटवर्किंग। तो जब 1989-90 में मैंने ये काम शुरू किया, तो मेरा नेटवर्क जो इस क्षेत्र में था उसमें जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब थे एस.एन. मेनन थे, फिर विक्रम दत्त साहब था, फिर स्वर्गीय ए.के. मित्तल साहब से मेरा मुलाकात हुआ, वो भी मेरे नेटवर्क में आ गए। फिर ये सुनील गावस्कर और सुमेध शाह, कपिल देव, ये भी मेरे नेटवर्क में आए। और फिर मेरे कॉलेज के कई ऐसे सहपाठी क्लासमेट्स थे जो कॉर्पोरेट इंडिया में काम करते थे, तो उनके साथ भी मेरा मुलाकात हुआ, और वो भी हमें तो वो सब हमारे नेटवर्क है, जिसको हम, जैसे कि अभी हम फंड रेज करना चाहते थे, तो हम इन अलग अलग लोगों के साथ बातचीत किया, तो उन्होंने हमें मीटिंग करने का आमंत्रण दिया और फिर उनके सामने हमारे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने का मौका दिया। तो नेटवर्किंग का फल यही है कि आप अपने जो जानकार है उनके माध्यम से आप अपने आप को अपने प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए या बढ़ावा लेने के लिए एक अवसर प्राप्त करें। कोई गारंटी नहीं कि ये सक्सेसफुल होगा, पर ये आपके लिए ओपनिंग्स शुरू करेगा। अभी जैसे कि मुझे हाईवे का जो प्रोजेक्ट है ओडिशा में अगर मुझे शुरू करना है, तो मैं अभी ओडिशा में संन्यास कुमार बेहरा को जानता हूँ, मैं शिशिर कुमार दास को जानता हूँ, मैं श्रुति महापात्र को जानता हूँ। तो ये सब मेरा नेटवर्क का हिस्सा है। तो मैं इनको पहले कॉल करूंगा, इनसे जाकर मिलूंगा, मैं इनसे बात करूंगा कि हम ये करना चाहते हैं, तो क्या आप इसमें इंटरेस्टेड है। तो हो सकता है कि मैं 10 लोगों से मिलूं, उसमें से 2 लोग कहेंगे कि हाँ हम इसमें इंटरेस्टेड है। तो नेटवर्क्स यही होता है कि आप लोग जिनको जानते हैं वो आपके नेटवर्क का हिस्सा है, और इस नेटवर्क को आपको सस्टेन करना है, मेंटेन करना है। तो सुनील गावस्कर और सुमेध शाह के बदौलत हमें अपना मीडिया में पहली लेख छपा, मिड डे में आर्टिकल आया, आधा पेज का आर्टिकल आया, और ये आर्टिकल देख के आपको पता नहीं होगा, उसमें गावस्कर साहब का ऑफिस का नंबर दिया गया था अगर किसी को मुझे कांटेक्ट करना है। तो जिस दिन मिड डे में आर्टिकल आया, मिड डे निकला करीब 2:30 बजे, और बॉम्बे में कल्चर है कि हर ऑफिस में मिड डे का कॉपी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मेरे कई जो दोस्त हैं, मेरे जानने वाले कई लोग मुझे फोन किया और कहा कि आप सुना कि आप बॉम्बे में हैं, आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसमें करीब 50 लोग मुझे कॉल किया होगा 2-3 दिनों में। उसमें 3-4 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि आप हमारे कंपनी में आके एक प्रेजेंटेशन कीजिएगा, हो सकता है कि हम आपको मदद करें। सो मीडिया और नेटवर्किंग जो है आपको प्रोजेक्ट के बारे में आगे ले जाने के लिए आपके लिए अवसर क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि जैसे आप अपने प्रोजेक्ट करते हैं, आप अपना नेटवर्क और अपने प्रोजेक्ट के बारे में प्रचार जरूर करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये कार्यक्रम हो रहा है और ये बहुत ही प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर किसी के पास पैसा है, वो इसमें डालना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो आपसे संपर्क करेंगे। ये किताबी बात नहीं है, ये मैंने महसूस किया है, ये मैंने अनुभव किया है। तो इट इज अबाउट नेटवर्किंग, इट इज अबाउट स्पीकिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट। फिर एक और चीज मैंने सीखा था इसी दौरान कि जब आप लोग कई वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स वगैरह भी अटेंड करते होंगे। तो पहली बार जब मैंने एक बड़ा कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, ये इधर था, इंडिया हैबिटेट सेंटर में था मेरे ख्याल से, या लोधी रोड में एक जगह है, उसका जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो वहां पर ये बड़ा सेमिनार था, कई लोग आए थे, भारत के बड़े बड़े जो डिसेबिलिटी क्षेत्र के लोग आए थे, मैं किसी को जानता नहीं था। और पूरा दिन का सेमिनार था, सवेरे मैं गया और शाम को मैं वहां से निकला। और मेरा अनुभव ये था कि मैं करीब 1 या 2 लोगों को जानता था, बस उन्हीं के साथ मेरा बात हुआ।
शाम को जब मैं निकला तो मैं किसी को George, it was ISI. We both were together there in 1989. I I'm think you're sorry. talking about that. It was ISI. We both were together in 1989. I हाँ, think that's the event you're talking. okay, it was Umatulis, that's right, that's right. Yeah. तो तो मैं शाम को निकला और मुझे पता चला कि अरे यार, मैं तो पूरा दिन यहाँ पर चला, बस मैं बातें सुने स्टेज से, पर कोई नया कॉन्टैक्ट बना नहीं, और मेरे बारे में किसी को जानकारी भी नहीं था। मैं क्रिकेट के बारे में लोगों को बताना चाहता था, पर कोई मौका नहीं मिला। तो मैंने फैसला किया कि अगले बार अगर कोई मुझे इनवाइट करता है किसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, तो दो चीज करूंगा। एक तो मैं ये प्रयास करूंगा कि एक स्टेज से बोलने का मौका उपलब्ध हो। अगर वो नहीं हो तो फिर हाथ उठा के सवाल पूछो या कमेंट करो, कुछ ना कुछ करो, ताकि लोग आपको देखें और आपको सुने। भले ही वो 10 सेकंड के लिए हो या 30 सेकंड के लिए हो, पर आपकी तरफ लोग ध्यान दें। तो अगली बार जब किसी ने बुलाया तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप बात कर सकते हैं, स्टेज में आपको एक पैनल का मेंबर बना देंगे। तो ये एक फंड रेजिंग प्रोजेक्ट था जो मेरे ख्याल से ये सूरजकुंड में होता था। तो उस कॉन्फ्रेंस में मैंने और मुझे मजाक करने का बहुत ही शौक है, जोक्स कहने का। तो मैंने सोचा कि शुरू में कुछ 2-3 चुटकुले सुनाए जाए जो हमारे प्रोजेक्ट से संबंधित हो। मीनिंग ऐसा नहीं कि बस हमने कोई किताब में कोई जोक पढ़ा और वो हमने सुना दिया। ये इट इज ह्यूमर इन द वर्क यू डू। तो जैसे कि अभी जो वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हुआ था 3 दिसंबर को, हमने एक नया कैंपेन शुरू किया था जिसे हमने कहा कॉमेडी ऑफ एरर्स। और ये 3 दिसंबर से लगातार रोज एक नया वीडियो हम रिलीज किया है। हम व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह में उसका शेयर किया है, और काफी लोग उसको पसंद किया। कुछ लोग उससे नाराज भी हुए हैं, पर ज्यादा से ज्यादा लोग हमें बताया कि ये बहुत ही मजेदार तरीका है। आप दृष्टिबाधित लोगों के बारे में you've brought the focus on how to engage with blind and visually impaired people and how people are insensitive। आपने एक बहुत ही मजाकिया, एक मनोरंजनिक तरीके से आपने ये हमारे सामने रखा है, और लोग हंसे और उसके साथ साथ उनको एक मैसेज भी हो। तो ह्यूमर एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है लोगों का मन जीतने का और लोगों के साथ एक एंगेज करने का। तो हमने कुछ चुटकुले मजेदार बात पहले कहा और फिर अपना जो बात है वो भी सामने रखा। और मैंने देखा इस जो हमारा जो नीति था, रणनीति था, इसमें तुरंत फर्क नजर आया, क्योंकि मेरा जो सेशन था उसके बाद चाय का समय था। तो चाय के समय मेरा इर्द गिर्द बस 15-20 लोग खड़े थे, पूछ रहे थे कि आपका विजिटिंग कार्ड दीजिए, आप हमारी संस्था में आइए, आप हमारे पास आके कुछ ट्रेनिंग कीजिएगा, वगैरह वगैरह। सो लोगों के साथ मिलना शुरू हुआ, लोगों से साथ एक रिश्ता बनाने का मौका शुरू हुआ। और तो ये रहा मेरा मंत्र वहां पर कि किसी भी सार्वजनिक इवेंट पे आप जाएंगे तो आप जरूर उसमें बोलिएगा। बोलने का मौका अगर आपको स्टेज से मिलता नहीं है तब फिर आप ऑडियंस से कुछ बोलिएगा। जब लोग कहते हैं कि ऑडियंस में कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपना हाथ उठाइए और कुछ सवाल कीजिए या कुछ कमेंट कीजिए, और या कुछ मेक अ स्टेटमेंट जो लोग सोचे कि कुछ फालतू बात नहीं, ये इट शुड बी समथिंग जो लोग गंभीरता पूर्वक आपकी तरफ देखें और फिर आपको बाद में तलाश के। एक बार मैं एक भारत सरकार का एक इवेंट था विज्ञान भवन में, तो वहां पर कुछ एजुकेशन के बारे में कोई सवाल उठा था, तो मैंने हाथ उठा के कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात शुरू किया। और जब चाय के समय हुआ तो किसी ने माइक में पूछा कि ये जॉर्ज एब्राहम कहाँ पर है, हम उनसे मिलना चाहते हैं। ये एक ब्लाइंड मैडम थी और ये उस वक्त NAB दिल्ली का CEO थे, अनुराध मोहित। ये मेरा उनके साथ पहला मुलाकात था, मैं उनसे पहले कभी उनके बारे में जानता भी नहीं था। और
तो उन्होंने कहा कि आपसे हम मिलना चाहते हैं। देन उन्होंने मुझे NAB RKपुरम जाने के लिए निमंत्रण किया, और फिर कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कशंस किया, कुछ डायलॉग्स हुए। सो ये एक बहुत ही जरूरी है कि जहां कहीं भी आप जाए, आप अपना अपना प्रेजेंस प्रकट करें, और ये प्रेजेंस प्रकट करने का बहुत ही प्रभावशाली टूल आपके पास है अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेटर हो। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट वेल। तो कम्युनिकेशन कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, ये तो एक लंबा कार्यशाला का एक विषय है। आज हम उसको करने का प्रयास नहीं करेंगे, बट मैं ये करना चाहूंगा कि एक दूसरी कम्युनिकेशन। तो पहला हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, और इसी क्रिकेट टूर्नामेंट में और नेटवर्किंग का जो बात मैं कहना चाहूंगा कि हम चाहते थे कि जब पहला राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट दिल्ली में हुआ था, तो हम चाहते थे कि उस वक्त BCCI जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसका प्रेसिडेंट हमारा जो टूर्नामेंट का इनॉग्रेट करे। उस वक्त हमारा देश का प्रेसिडेंट था, ECCI का प्रेसिडेंट था श्री माधवराव सिंधिया। तो मैंने उनका एड्रेस डायरेक्टरी से पता किया, और फिर हमने उनको चिट्ठी लिखा, कोई जवाब नहीं। उनका कोई फोन नंबर था, वहां पर फोन किया, तो उन्होंने कहा हाँ आपका चिट्ठी मिला। कोई सेक्रेटरी साहब ने पिकअप किया और कहा कि चिट्ठी मिला, हम वापस वी विल रिवर्ट। पर 1-1.5 महीने चला गया, कुछ रिवर्ट आया नहीं। तो फिर हम जब क्रिकेट स्टेडियम्स वगैरह अरेंज कर रहे थे, तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ठीक है आप टूर्नामेंट कर रहे हैं, इसका उद्घाटन कौन करेगा। तो हर वक्त मैं कहता था कि हम चाहते हैं कि माधवराव सिंधिया इसका इनॉग्रेट करें। तो जब हम नेशनल स्टेडियम में किसी से बात कर रहे थे, तो वहां का जो मैनेजर था, उन्होंने कहा कि आप माधवराव सिंधिया से मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मैं आपको मिलवा दूंगा, आप कल आइए मेरे साथ चाय पीजिएगा। तो शाम को मैं गए उनके पास, तो हम चाय पिए। उन्होंने कहा चलिए मेरे साथ। तो हम लोग निकले और मैदान में पहुंचे, तो मैदान पे नेट्स चल रहा था और नेट प्रैक्टिस चल रहा था, और एक नेट में महाराज अपना बैटिंग कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि इशारा किया, तो सिंधिया साहब आए हमारे पास। तो फिर ये इन्होंने कहा कि ये जॉर्ज एब्राहम है और ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर हमने आपको चिट्ठी लिखा है, हम अपना पहला राष्ट्रीय ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप के हाथों से इसका उद्घाटन हो। तो उन्होंने कहा हम जरूर आना चाहेंगे, आप मटेरियल सब मेरे पास भेजिएगा। तो हालांकि मैंने उनको पहले मटेरियल भेज चुका था, मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा जरूर जरूर भेज। तो मैंने ये भी महसूस किया कि जब आप किसी से कुछ चाहते हैं और किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, तो उनसे उनका कुछ नेगेटिव बोलना उचित नहीं है। यू नीड टू एक्ट एंड गो फॉरवर्ड। तो मैंने कहा जरूर, और मेरे बैग में कॉपीज थे, मैंने तुरंत उसको निकाल के उनको दे दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ूंगा और फिर मेरा ऑफिस आपसे संपर्क करेंगे। और फिर उसी रात मुझे कॉल आया कि सिंधिया साहब ने मान लिया कि आपका टूर्नामेंट उद्घाटन करेंगे। तो ये भी एक नेटवर्किंग का नतीजा है। और मैंने ये देखा है कि जब आप कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, जरूर जाहिर है कि उससे आप काफी यू आर क्वाइट पैशनेट अबाउट इट, उसके तरफ काफी जुनून होगा। तो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों से बात करें, कहीं भी जाते हैं तो आप प्रोजेक्ट के बारे में बात करें। कई बार मैं विक्रम दत्त साहब से भी छोटे छोटे चीजें, मैं उनसे भी बात करता था कि अरे यार ये हुआ है। अगर मेरे नाक में कोई चींटी आके बैठ गया, मैं वो भी लोगों को बोल देता कि ये हुआ है। तो एवरी स्मॉल थिंग शेयर इट विद पीपल। और जब आप शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो लोग भी उत्साहित होते हैं। हो सकता है कि आप 10 लोगों से बोले, उसपे तो 3 लोग उत्साहित होकर आपके साथ जुड़ने का सोचते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड योर नेटवर्क। नाउ जब हमने ये सोचा कि ये आईवे हेल्प डेस्क का जो प्रोजेक्ट है, उसके पीछे भी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो जब मैं क्रिकेट का प्रमोट किया 3-4 साल, 1998 में वर्ल्ड कप हुआ। उसके बाद हमने ब्रिटिश एयरवेज के सपोर्ट के साथ भारत के अलग अलग जगहों पे जाके कम्युनिकेशन स्किल्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, जो युवा ब्लाइंड लड़के लड़कियों के साथ। तो उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि लोगों का सोच में प्रॉब्लम है। ब्लाइंडनेस हालांकि जिंदगी जीने में ज्यादा बाधा नहीं लाता है, क्योंकि मेरा अपना खुद का जिंदगी एक उदाहरण है। कई पढ़े लिखे कई लोग होंगे आप समाज में जो ब्लाइंड होने के बावजूद
अपना जिंदगी सामान्य तरीके से जी रहे हैं। प्रॉब्लम एक्चुअली नजर में नहीं है, दृष्टि में नहीं है, हमारे नजरिया में है। हम ब्लाइंड लोगों के नजरिया और हमारे समाज का नजरिया। और मैंने देखा कि ये नजरिया बदलना बहुत जरूरी है अगर ब्लाइंड लोगों को हमारे समाज में अवसर मिलना है और इस समाज में समा जाना है। तो ये सोचते हुए हमने आईवे प्रोजेक्ट का शुरू किया। तो एक वेबसाइट शुरू किया और उसके बाद हमने एक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया। और इस रेडियो कार्यक्रम का जिक्र भी इस कॉन्फ्रेंस में पिछले सेशन में ये क्या कहते हैं, सन्यास बेहरा ने किया था और अनिल अनीजा साहब ने भी किया था जब उन्होंने मेरा परिचय किया था। तो हमने ये रेडियो कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो में आकाशवाणी से किया और भारत के अलग अलग जगहों पर ये सुना गया और लोग हमें कॉल करना शुरू किया। हम रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी शेयर किया। दृष्टि बाधित, उसमें एक इंटरव्यू, एक साक्षात्कार होता था किसी भी ब्लाइंड व्यक्ति के साथ। उसके बाद हम जानकारी देते थे, उसके बाद हम उसमें कुछ सवाल पूछते थे। तो ये कार्यक्रम सुन के जाहिर है कि लोगों को ये समझ में आया कि जो इस कार्यक्रम के पीछे संस्था है, हो सकता है कि वो हमारे प्रॉब्लम्स का निदान भी कर सकते हैं क्योंकि वो जानकार लगते हैं। तो ये सोचते हुए लोग हमें कॉल करना शुरू, तो ये कम्युनिकेट करने का एक फायदा हुआ। लोग हमें कॉल करना शुरू किया और जब लोग कॉल करना शुरू होगा, हमें महसूस हुआ कि हमें फुल टाइम किसी को लगाना है इन कॉल्स को आंसर करने के लिए, जवाब देने के लिए। और यही था आईवे हेल्प डेस्क का शुरुआत। और ये एक कम्युनिकेशन कैंपेन का एक नतीजा था। और करीब 80-100 लोग हर हफ्ते हमें कॉल करते थे और सवाल, कुछ लोग गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछते थे, कुछ लोग स्कॉलरशिप्स के बारे में पूछते थे, कुछ लोग अपने एजुकेशन के बारे में मार्गदर्शन चाहते थे, करियर ऑप्शंस के बारे में। कुछ लोग ऐसे भी थे जो 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 मतभेद का शिकार हुआ करता था। तो हमने सोचा कि ये जानकारी शेयर करने, कम्युनिकेट करने से लोग हमारे साथ संपर्क करना शुरू करते हैं। और आप भी मेरे ख्याल से चाहेंगे कि अगर आप मान लो कि बिहार हो या यूपी में हो, आप कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि अलग अलग लोग आपसे संपर्क हो सकता है कि उनका कुछ प्रॉब्लम हो या वो आपके साथ जुड़ना चाहें या आपके साथ सहयोग करना चाहे या आपको डोनेट करना चाहेंगे। तो ये सब अवसर तभी आएगा जब आप कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेट करने के लिए आज काफी कुछ माध्यम है। मीडिया में आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में लिख सकते हैं ना। आप लोग सब प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो प्रोजेक्ट्स में कई कहानियां उठ के आती है, कई व्यक्तिगत कहानियां निकल आती है कि आपने कुछ काम किया और कुछ लोगों का उससे फायदा हुआ। जैसे कि 2 हफ्ते पहले मैं विक्रम दत्त साहब के साथ बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि चित्रकूट के पास में किसी व्यक्ति का कुछ भला हुआ और वो अपना पाँव में खड़े खुद इंडिपेंडेंट होके, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होके कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सब एक कहानी लिखने का और बताने का एक अवसर है और लोग कहानी सुनना चाहते हैं। और आप जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे कि हर फ्राइडे को आईवे से हम एक कहानी लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और इंस्टाग्राम्स के माध्यम से हम शेयर करते हैं। और ये सब ऐसे कहानियां हैं जहां पर जो व्यक्ति हमारे कार्यक्रम, हमारे साथ मिलने के बाद उनको जो उनके जिंदगी में जो प्रभाव हुआ है उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। इससे लोगों को ये पता चलता है कि आईवे के बारे में पता चल जाता है और जो फंड ऑर्गेनाइजेशन है या कॉर्पोरेट्स है या गवर्नमेंट है, उनको भी हमारे बारे में पता चलता है कि ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। और मैं सच बात ये बताऊं कि हमारा एक बहुत ही छोटा संस्था है, पर जब हम कहीं जाके बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि ये एक विशाल ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ है। ये बिल्कुल नहीं है। हमारे संस्था में केवल 10 लोग काम करते हैं और हमारा एक छोटा बेसमेंट में हमारा ऑफिस है।
और ये सब कम्युनिकेशन का कमाल है कि लोगों के मन में ये है कि हम एक बहुत ही विशाल मात्रा में काम कर रहे हैं, पैमाने में काम कर रहे हैं और भारत के अलग अलग जगहों पे लोगों पे असर कर रहे हैं। दिस इज ऑल द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हम सोशल मीडिया में है, हम मेन स्ट्रीम मीडिया में है और हम टेलीफोन में लोगों के साथ संपर्क करते हैं। रोज हम व्हाट्सएप में लोगों के साथ जानकारी देते हैं और ये सब कई लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है और साथ साथ आईवे का प्रचार हो रहा है और आईवे के प्रचार होने से और भी लोगों को फायदा हो रहा है। और आज के तारीख में हम एक नेटवर्क बनाने के प्रयास कर रहे हैं जिसमें महाराष्ट्र में हमारा पार्टनर है विक्टोरिया मेमोरियल स्कूल, सो वहां पर हमारा काउंसलर्स बैठे हैं, तो वहां पर कॉल्स लिया जाता है जो मराठी में आता है। इसी प्रकार कर्नाटका में हमारा पार्टनर है, वहां पर कन्नड़ा में हम कॉल्स लेते हैं। केरल में हमारा पार्टनर है जहाँ पर हम लोग मलयालम में कॉल्स लेते हैं। और हाल ही में संन्यास बेहरा हमसे संपर्क किया है और वो उन्होंने कहा है कि उड़ीसा में वो हमारे साथ काम करना चाहेंगे। तो हो सकता है कि ऊपर वाला चाहे तो जनवरी या फरवरी में हम लोग उड़िया में भी सवाल जवाब देना शुरू करेंगे। तो नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया, ये सब ऐसे चैनल्स हैं जिससे आप अपना जो आप काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम आप कर रहे हैं, इसको आप दुनिया को बताएं और दुनिया को फायदा भी दिलाएं। ये आप अगर आप स्केल अप करना चाहते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है, आप चाहते हैं कि वही प्रोजेक्ट आप मान लो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में करना चाहें, अगर महाराष्ट्र में आपका प्रोजेक्ट के बारे में लोग सुने तो हो सकता है कि वहां से लोग आपके साथ संपर्क करके कहें कि जो आप अपने उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, क्या वो आप हमारे महाराष्ट्र नासिक शहर में कर सकते हैं या उड़ीसा में कर सकते हैं या बंगाल में कर सकते हैं। तो ये है जो आप दूसरों के साथ रिश्ता बनाएं, नेटवर्क करें और आपका जो प्रोजेक्ट है अलग अलग जगहों पर आप उसको शुरू करने का अवसर मिलेंगे, मौका मिलेगा। और जो अगर आप फंड्स के लिए ये प्रचार कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लोग आपको काम के बारे में पढ़े। और जब आप खुद बोलते हैं तो लोग ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, बट जब वो लिखित रूप में अखबार में देखते हैं या सोशल मीडिया में देखते हैं या दूसरे के ज़बानी आपके बारे में सुनते हैं तो वो ज्यादा प्रभाव डालता है। तो ये मेरे ख्याल से कुछ मेरे शुरू के विचार हैं। मैं समझता हूं कि ये इतना सुन के आपके दिमाग में भी, आपके दिल में कुछ सवाल उठा होगा, तो आप जरूर सवाल पूछिए मेरे साथ। और व्हाट्स द टाइम जस्ट नाउ? 4:03. Very much on the dot. Yeah, so maybe it's a good time for people to ask questions and then we can go deeper into the subject. Yeah, thank you very much, George, for this wonderful presentation. Your life story really is very inspiring, and through that you have demonstrated, आपने ये दिखाने की कोशिश की कि कम्युनिकेशन कैसे की जाती है, उसके क्या फायदे हैं, क्या तरीके हैं, ये सब इस जो संस्मरण आपने बताया उससे उभर के आया। अब कोई भी आपके प्रश्न है तो हैंड रेज कीजिए, जैसा कि पहले करते रहे आप, और हम आपको अनम्यूट करेंगे। So any questions? Raj Bharti, unmute him. राज भारती जी, हाँ जी, आप बोलिए, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ऑडिबल सर? या यस यस। इब्राहिम सर, लॉट्स ऑफ थैंक यू टू यू सर, आपने मुझे क्रिकेट का हिस्ट्री बताया, क्योंकि सर मैं भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, नेशनल खेलता हूँ यूपी से। अभी रिसेंटली हम लोग लातूर गए थे खेलने, वहाँ हम लोग जीत के आए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सर ये मतलब थोड़ा सा दुर्भाग्य है विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेट का कि आज तक हम लोग बीसीसीआई से हम लोग का एफिलिएटेड नहीं हो सका। जैसा नॉर्मल के क्रिकेट को वैलिडिटी देते हैं, वैल्यू देते हैं, वैसे विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेट को नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मतलब अभी ड्रॉबैक है हम लोग के लिए। लेकिन सर थैंक यू सर, आपने इतनी ढेर सारी जानकारी दी, थैंक यू सर। राइट, ये भी खेद की बात है, पर ये मेरे ख्याल से हमारे विषय से अलग है इस वक्त। हाँ सर, विषय से अलग है, नहीं, पर लेकिन यू कैन सर आंसर। नहीं राज, आप कर सकते हैं, कोई नहीं, विषय अलग है,
कोई मतलब कुछ कहना चाहे तो कहिए, बिकॉज नहीं, बेसिकली हमने इसके बारे में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पे भी इस बात को रखा है कि दृष्टिबाधित क्रिकेट को रिकग्नाइज करें। उनका मानना है कि एक ब्लाइंड क्रिकेट का एक स्ट्रक्चर बनना है इंडिया में और अलग अलग देशों में, जैसे कि स्टेट फेडरेशंस और एक नेशनल फेडरेशन। और मेरा समझ ये है कि अभी ये धीरे धीरे ये स्टेट फेडरेशन वगैरह बन रहा है। तो मेरा सोच है कि या मेरा समझ ये है कि अगले 1-2 साल में, 2-3 सालों में आपको बीसीसीआई से भी रिकग्निशन मिलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो ये चाहते हैं कि जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है एक नियोजित तरीके से बने, और ताकि एक सस्टेनेबल आइडिया हो। तो यस सर। तो मेरे ख्याल से महांतेश वगैरह ये इस पे काम कर रहा है, तो लगता है कि 2-3 सालों में ये बन जाएगा। अभी भी सर मुझे लगता है सर विजुअली इम्पेयर्ड क्रिकेट में थोड़ा सा सुधार की और जरूरत है। लेकिन राज भारती जी, क्योंकि ये विषय से अलग है, उन्होंने कहा था, इन्होंने बात कर दी। हाँ, जॉर्ज ने जवाब दे दिया। विजय बीएनपी से बिहार नेतृत्व परिषद से बीएनपी। हाँ जी, नमस्कार सर। जॉर्ज साहब का वक्तव्य मैंने सुना और बहुत काफी प्रभावशाली ढंग से उन्होंने जो बातें अपनी रखी, वो मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं उनको। एक से छोटा सा सवाल मेरा ये है कि आपने ये टूर्नामेंट का आयोजन तो किया, क्या आपकी सोच कुछ इधर भी बढ़ रही है कि ब्लाइंड गर्ल्स को कोई इसमें भी शामिल की जाए? प्रश्न एक। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो क्रिकेट के लिए जो क्रिकेट पे लेक्चर नहीं है, कम्युनिकेशन पे है, उससे संबंधित कोई सवाल हो। एक प्रश्न मैंने अलाउ कर दिया, और ये ऐसा ना हो कि सारे प्रश्न क्रिकेट में चले जाएं। कम्युनिकेशन, संवाद के ऊपर ये संभाषण था, तो संवाद से संबंधित। क्रिकेट सिर्फ एक माध्यम था संवाद के बारे में बताने के लिए। ओके सर, थैंक यू। राइट। अच्छा, और कोई प्रश्न? पर विजय जी, अगर आप इसके बारे में बाहर से अलग से बात कर रहे हैं, तो आप अनिल जी से मेरा कांटेक्ट इंफॉर्मेशन लेके हम लोग इसको डिस्कशन को आगे ले जा सकते हैं। जॉर्ज, मेरा एक प्रश्न है, तो नहीं है कि कम्युनिकेशन के साथ एक समस्या जो आजकल नजर आ रही है दृष्टिबाधित क्षेत्र में, वो है ओवर कम्युनिकेशन, और जिसको हम कहेंगे या तो कि रैंडम कम्युनिकेशन, की बहुत कुछ चल रहा है व्हाट्सएप पे, कई ग्रुप चल रहे हैं, कई तरह की बातें चलती हैं, कुछ सच होती है, कुछ नहीं होती हैं, कुछ सही होती है, गलत होती है, कुछ रेलेवेंट नहीं है। इस सब से क्या कुछ फायदा हो रहा है सेक्टर का या नुकसान है? कैसे इसको कंट्रोल करें, या कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है? ओवर कम्युनिकेशन या रैंडम कम्युनिकेशन के बारे में और इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव दृष्टिबाधित सेक्टर पे और संस्थाओं पे क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, इसके बारे में कोई थॉट्स आपके हैं? ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये ग्रुप्स के अंदर हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर हो रहा है। इसमें काफी लोग अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैंने देखा है कि काफी लोग जो नौकरी का जो अवसर निकलते हैं उसके बारे में लोग शेयर करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मनोरंजन के लिए लोग शेयर करते हैं। तो जब कम्युनिकेशन के साधन इतने आसानी से एक्सेसिबल हो जाता है, तो जाहिर है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पे कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसको कंट्रोल करना मेरे ख्याल से सही नीति या सही स्ट्रैटेजी नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल करने में ही पूरा जिंदगी आपका बीत जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर इस शोर के बीच में अगर आपकी बात, क्योंकि हमारा मकसद है कि हमारी बात को प्रभावशाली तरीके से कम्युनिकेट करें, तो हमें अपने खुद का जो कम्युनिकेशन है उसको एक सूक्ष्मता और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लान करना होगा। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर हम अपने आप का जो हमसे जो कम्युनिकेशन निकलता है उसको आप डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हैं, उसको प्लान कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। और हमें ये पता करना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म्स है जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, और ये जो अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें कौन सा प्लेटफॉर्म किस चीज के लिए अच्छा है। जैसे कि व्हाट्सएप
किसी चीज के लिए अच्छा है, ट्विटर किसी और चीज के लिए अच्छा है, फेसबुक इज गुड फॉर समथिंग एल्स, इंस्टाग्राम एड्रेसेस सम अदर काइंड ऑफ. सो वी नीड टू स्ट्रेटेजिकली चूज कि हमें कौन से माध्यम से क्या मैसेज डालना है, और हमें ये भी जरूर करना है कि वी आर ऑनेस्ट टू आवर कम्युनिकेशन, और हमारा जो कैरेक्टर है, कम्युनिकेशन का मैसेज का जो कैरेक्टर है वो हमारे संस्था को प्रकट करे, हमारा व्यक्तित्व को प्रकट करे. एंड वी शुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ लूज कम्युनिकेशन which kind of misinterprets and misrepresents us. Thank you. एक थैंक यू. एक हैंड रेज है, किसका हैंड रेज ईश्वरी? हैंड रेज किसका है? हैंड रेज है क्या कोई? एक है, इंद्रजीत कोई है. इंद्रजीत बिहार से, पटना से. हाँ इंद्रजीत जी. जी सर, बोल सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन में साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है सर? इसमें बहुत सारे साइबर क्राइम होने की संभावना होती है सर. एक तो साइबर क्राइम जब आता है वो आएगा, तो मेरे ख्याल से जब आएगा तो यू नीड टू रिपोर्ट इट टू, आपको रिपोर्ट करना है. साइबर पुलिसिंग होता है. आई थिंक यू नीड टू गो देयर. अगर आपको टारगेट किया और आपको टारगेट करके साइबर अटैक हो रहा है, जैसे कि कोई ट्विटर या फेसबुक, या जैसे कि मुझे कोई फेसबुक में ट्रोल कर रहा था तो मैंने उनको बस ब्लॉक कर दिया. ये हम व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से ट्विटर पे भी हो सकता है कि आप लोगों को जो आपको ट्रोल कर रहा है या आपके प्रति नेगेटिव आपको तंग कर रहा है, जो भी है, you can block them, you can lodge your complaint with the cyber section of the police. पंकज दुबे जी, पंकज ने रेज किया है. पंकज दुबे दृष्टि. सर मुझे ये पूछना चाहिए, जैसे ये कम्युनिकेशन में क्या होता है, कई बार हम जो बात कहना चाहते हैं हमारे मन में कुछ रहता है मगर हम उसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं. राइट. तो ऐसे हाँ, कैसे? तो मेरे ख्याल से ये सभी लोग इस स्टेज से गुजर गए होंगे. we would have all had this kind of an experience. तो इसमें दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगा. पहली बात ये कि एक तो कम्युनिकेशन का हिस्सा है हमारे भाषा के ऊपर जो पकड़ है. अक्सर भाषा हमें सीमित करता है. हमारे भाषा के ऊपर हमारे वी डोंट हैव इनफ वर्ड्स. हमारे पास उपलब्ध जो वोकैबुलरी है, शब्दावली जो है वो हमारे पास नहीं है, जिससे हम एक प्रभावशाली तरीके से उस बात को आगे रखें. दूसरी बात, उस विषय पे आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं होगा. इस वजह से भी आप उस विषय पे जो कहना चाहिए, जो आप कहना चाहते हैं, वो आप पूरी तरह कह नहीं पाते. तो मेरे ख्याल से एक तो आप जब आपके दिमाग में कोई सवाल उठता है, पहली बात आप पूछने से पहले थोड़ा आप शोध कीजिएगा, उस बात को थोड़ा, उस विषय के ऊपर थोड़ा पढ़ने का प्रयास करिएगा, और फिर आप कंस्ट्रक्ट कीजिएगा उसको, क्वेश्चन को, कि संक्षिप्त रूप से जिससे जो सामने वाला, जिससे आप प्रश्न पूछने वाले हैं, सवाल उठाने वाले या पॉइंट शेयर करने वाले, उनको आसानी से समझ आए. तो इसके बारे में सोच के, अगर सोचने में दिक्कत हो तो उसको लिखिए, आप ब्रेल या कीबोर्ड पे आप लिखिए, और उसके बाद आप एडिट करके उसको आप पूछ सकते हैं. तो अगर ये समस्या है तो उसके ऊपर आपको काम करना होगा. आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको आपको डेवलप करना हो. इसमें रिसर्च की बात है, एंड योर लैंग्वेज स्किल्स आपको डेवलप करना है. थैंक यू सर. सर अगर पंकज कोई है जो सवाल पंकज हो गया, पंकज दुबे हो गया. लास्ट क्वेश्चन सर, अगर अलाउ करें तो मैं छोटी सी बात कहना. जी, मैं कौन सर मैं गौरी जैन
गौरी सेन, ओके जी। तो सर आपको सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जेटिक फील हुआ जैसे हमेशा होता है। AICB में जब मैं स्टूडेंट थी, जब मिरांडा हाउस में पढ़ रही थी, उस टाइम भी आपको सुनते थे, जब इंटेंसिव ट्रेनिंग वगैरह में थे हम लोग, उस टाइम भी आपके टॉक होते थे, तो बहुत ही बूस्टअप होता था सुन के। अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ने और हमारे सेक्रेटरी जनरल ने हमें भी मौका दिया है और कुछ इस ओर रुझान भी है कम्युनिकेशन मीडिया और सोशल मीडिया, तो काम करते करते वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी हुआ है। और आपको बहुत फॉलो करती हूँ मैं फेसबुक पे, और लगातार आपकी जो पोस्ट है शेयर होती है उनको फॉलो करती हूँ, और मेरे जैसे यंग लोगों को मुझे लगता है बहुत सीखने को मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसे अभी राज भारती जी हैं, ये तो हमारे स्टूडेंट है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी में, तो बहुत अच्छा लगा कि आज आपने एफिलिएट्स को संबोधित किया। और सर मुझे एक बात स्पेशली ये कहनी है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, आपसे लगातार सीखते रहेंगे। बात यह है कि अभी पिछले दिनों आपका वो एक इंटरव्यू, आपके HT में बहुत सारे राइटअप्स भी पढ़े समय समय पे, ब्रेल में भी कभी कभी वो देती हैं तो उसको भी पढ़ने का मौका मिल जाता है। तो कुल मिला के ये कहना चाह रही थी कि अभी आपका एक रोशनी का कारवां वाला जो इंटरव्यू था मित्तल सर के ऊपर जो आपने किया था, उसके थ्रू मित्तल सर की बहुत यंग आवाज सुनने को मिली, उसके लिए सर मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी और थैंक्स बोलना चाहूंगी। उसको हम लोगों ने शेयर किया अपने ग्रुप्स में, जो भी हम AICB के ग्रुप चलाते हैं, बार बार शेयर किया और लोगों ने सुना उन दिनों में। थैंक यू। मित्तल का आपकी आवाज आखिर तक काफी यंग था। मैंने उसके बारे में कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ उनसे पूछा, सवाल किया, और हमारा जो रिश्ता है बहुत ही मजबूत क्रिकेट के माध्यम से है। वो क्रिकेट के बहुत ही गहरा फैन था, मैं भी हूँ, और हर बार जब कोई सीरीज होता है तो हम लोग क्रिकेट के बारे में बात करते थे, और जब भी क्रिकेट का मुद्दा सामने आता था तो वो करीब 20 साल कम होता था उनका वो बिल्कुल युवा हो जाते थे। और एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि हाल में मैंने नसीरुद्दीन शाह का जो ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था, उसमें भी मित्तल साहब का जिक्र था। उन्होंने भी ये कहा कि मित्तल साहब बहुत ही जोशीला व्यक्ति थे, और एक किस्सा उन्होंने कहा कि वो अद्वानी जी के घर गए थे खाने के लिए, और जब नीचे सीढ़ी से उतर रहे थे तो अचानक बिजली चला गया, तो मित्तल साहब ने कहा कि अब चलो मेरे पीछे चलो, एंड कहा कि मैं देख सकता हूँ, आप लोग बस अंधेरे में घूमो। So he was a young man at heart, and he was a spirited man. I think Vikram has a point. Vikram has raised it. Vikram, मैं सिर्फ जॉर्ज से एक चीज रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, क्योंकि हम मित्तल साहब की बात कर रहे हैं, forever young in our heart, कि जॉर्ज जो आप पहले बार मित्तल साहब के साथ गाड़ी में देहरादून गए, उसके बारे में सारे लोगों को बताइए। इट इज वर्थ नोइंग कि वो भी एक नेटवर्क है, वो भी एक सोशल नेटवर्क है, राइट। जरा शेयर करिए, क्योंकि कई बार जूनियर लोग सोचते हैं कि सीनियर लोग ना पता नहीं हमारी बात को भाव देंगे कि नहीं। उस टाइम पे आप जूनियर थे उनके सामने, किस तरह आपने नेटवर्क एस्टेब्लिश किया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाउ टू गेट थ्रू टू योर सीनियर। राइट। सो ये बीच में कुछ there is some kind of disturbance in the middle. No, this is from Vikram's side. Vikram has unmuted, so it's okay. Yeah, okay. ये 1989 की बात है कि ये जैसे मिस्टर मेनन ने मुझे विक्रम दत्त के साथ मुलाकात करवाया था, उन्होंने कहा था कि मुझे मित्तल साहब को भी मिलना है, और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे NIVH जाना है। तो वैसे मेरा जान पहचान मिस्टर लाल अद्वानी के साथ हुआ था, तो उन्होंने मैं उनके ऑफिस में बैठा था, तो मित्तल साहब आए, तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। तो हर बार जब मुझसे बात करता था तो वो मिस्टर इब्राहिम करके, यानी कि मुझे थोड़ा दूर रख रहा था। हालांकि मुझसे बात हो रहा था, बट फॉर्मल, एक बहुत ही औपचारिक तरीके से, इट वाज अ वेरी फॉर्मल इंटरेक्शन।
और फिर जब हमने कहा कि मुझे देहरादून जाना है, आपके ये NIVH जाना है, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर। और वो अगले दिन मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से थर्सडे था, वो वापस जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आ सकते हैं, गाड़ी में आ सकते हैं, मिस्टर इब्राहिम करके हैं। तो मैं पहुंच गया और हम लोग करीब 3 बजे गाड़ी में बैठे। मित्तल साहब पीछे था, मैं भी पीछे था, और फिर सामने मिस्टर मणि था, उनका सेक्रेटरी, वो बैठे थे। तो गाड़ी चालू हुआ तो मित्तल साहब ने बीच में क्या कहते अपना बैग रखा, और फिर उन्होंने कहा कि जब आप किसी महिला के साथ पीछे बैठे रहते हैं तो महिला अपने बीच में आपके और अपने बीच में एक अपना बैग रख देता है ताकि थोड़ा दूरी रखे। तो फिर हंसने लगे। तो फिर हम लोग धीरे धीरे बात करना शुरू किया। तो वो काफी फॉर्मल थे, पर जैसे जैसे हम लोग निकलते गए तो हम लोग वो मुझे पूछा कि अपने बारे में थोड़ा बताओ, सो मैं अपना बैकग्राउंड बताने लगा, जैसे कि मेरा एडवर्टाइजिंग का बैकग्राउंड, और फिर उस वक्त मैं एक टीवी सीरियल बनाना चाहता था और मैं शशि कपूर जी के साथ उसके बारे में डायलॉग कर रहा था, तो उसके बारे में उसको बताया। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि जैसे जैसे हम चीतल तक पहुंच गए, वो मिस्टर इब्राहिम से लेके वो जॉर्ज कहना शुरू किया, और जब हमने क्रिकेट का सब्जेक्ट छेड़ा तो वो बिल्कुल फ्री हो गए और फिर क्रिकेट के बारे में बात करने लगे। तो मैंने देखा, और मैं ये शेयर, तो मूल बात जो विक्रम ने इस विषय को इसीलिए उठाया क्योंकि जब आप किसी के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं तो वो ब्रेक थ्रू और जो रिश्ते में जो गर्मी तब आता है जब आप कोई कॉमन ग्राउंड प्राप्त करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एक्चुअली फाइंड व्हाट इज द कॉमन ग्राउंड जिसमें सामने वाला पिघल जाए और आपके लेवल पर आके आपसे बात करना शुरू करें। तो इसमें 2-3 चीजें मैंने किया। एक तो क्रिकेट का जिक्र हुआ था, फिर दूसरा मैंने उनसे ये भी कहा कि मित्तल साहब, आपने कभी रेडियो में बात किया है? क्योंकि आपके आवाज जो है बिल्कुल इट्स अ वेरी ग्रेट, इट्स अ वंडरफुल वॉइस, डीप बेस वॉइस एंड बैरिटोन वॉइस, एंड रेडियो में बहुत ही अच्छा होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाल ही में NIVH में कुछ फिल्म बनाया था जिसमें मैंने भी अपना आवाज दिया था। सो he got interested, and then the point is it's important to break the ice, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, you have to come on to common ground। और जब कोई विषय आ जाता है जिसमें दोनों, हम और सामने वाला दोनों में जुनून आता है, तो फिर हम लोग भूल जाते हैं कि क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं एक डाकिया हूँ। You become very very free with your communication। So and then धीरे धीरे वो फिर भी जब ऑफिशियल बात आता तो फिर मिस्टर इब्राहिम बनना शुरू हुआ। और मेरे ख्याल से जब हम चेन्नई में उनसे मिला था, और फिर उनको जो हम हाईवे ये है रोशनी का कारवां के लिए इंटरव्यू किया था, तब से मेरे ख्याल से ये जॉर्ज, मिस्टर इब्राहिम से जॉर्ज में परिवर्तन हुआ, और मित्तल साहब से मित्तल जी हो गया। फिर it was I always kept giving him respect for his seniority because he was much senior to me in age as well as in experience। So anyway, शुक्रिया। थैंक यू जॉर्ज, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बहुमूल्य समय में दिया और इतनी अच्छी बातें बताई अपने बारे में भी और कम्युनिकेशन नेटवर्किंग के बारे में भी। गौरी, थैंक यू वेरी मच जॉर्ज, बहुत धन्यवाद।